महापुरुषों के योगदान से अपन लोग क्या-क्या सीखते हैं? तो विशेषताएँ जो अपन सब पे लिख सकते हैं। पहली, महापुरुषों का जीवन सदैव उद्देश्यपूर्ण रहा है और वे मानव कल्याण को सर्वोपरि मानते हैं। फिर व्यक्तिगत हित के स्थान पर सार्वजनिक हित को वरीयता दी। वे महान अनुशासन, वैचारिक स्पष्टता, दूरदर्शिता और आत्मविश्वास से युक्त थे। देशवासियों के हृदय में प्रेम तथा समर्पण का भाव जागृत किया, देशवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया। वे निजी तथा सार्वजनिक जीवन दोनों में नैतिकता के पक्षधर थे। उन्होंने समाज में बदलाव के संकल्प लिया और उसे साकारित भी किया। वे कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता, करुणा का भाव रखते थे। उन्होंने अपने विचारों और कार्यों से समाज को नई दिशा दी। फिर महापुरुषों या महान नेताओं के लक्षण क्या होते हैं? तो वे जाति, धर्म, संपत्ति आदि के आधार पर राजनीति नहीं करते। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विश्वास की न केवल बात करते हैं बल्कि उसे साकारित भी करते हैं। जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, जो कहें वो करें। फिर जो समाज में बदलाव का संकल्प जगा सके और उसे व्यावहारिक रूप भी दें। हर एक तबके की मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति प्रयास करें। फिर जिसका व्यक्तित्व संतुलित हो, संवेगात्मक बुद्धि से संतुलित हो और टीम वर्क की भावना व नेतृत्व क्षमता हो। फिर वैज्ञानिक मनोवृत्ति से युक्त हो, प्रगतिशील मानवीय मूल्यों के प्रति झुकाव हो और जिस पथ पर महान लोग चलें, हमें उसका अनुसरण भी करना चाहिए। फिर हम अगर कोई महापुरुष पे आ गया, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? तो अपन जैसे लिखेंगे कि आ गया मान लो विवेकानंद पे, तो विवेकानंद ने अपने विचारों एवं कार्यों से चेतना जागृत की। तो कौन सी चेतना जागृत की? राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक चेतना और पर्यावरणीय चेतना। फिर अपन उनकी लिख देंगे कौन कौन सी ने क्या क्या चेतना जागृत की। फिर है समाज सुधारक। अब समाज सुधारकों पे अगर क्वेश्चन आया तो अपन बताएंगे तत्कालीन समाज में प्रचलित कुरीतियों, अंधविश्वासों का विरोध किया, जैसे बाल विवाह, देवदासी प्रथा, महिला निरक्षरता, विधवा पुनर्विवाह निषेध, कन्यावध, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, अंधाधुंध, पश्चिमीकरण, सती प्रथा। फिर अमानवीय सामाजिक व्यवहार एवं प्रथाओं का भी विरोध किया। अब उन्होंने समर्थन किया किसका? स्त्री शिक्षा का, और स्त्रियों की स्थिति में सुधार का। फिर अपन उनमें एक बता देंगे जैसे सती उन्मूलन एक्ट 1829, विधवा पुनर्निषेध अधिनियम 1956। फिर है आधुनिक शिक्षा, नारी शिक्षा, उदारवादी दृष्टिकोण को अपनाया, प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया। फिर पिछड़ों समाज के पिछड़ेपन का उजागर किया तथा पश्चिम के वैज्ञानिक तत्वों का भारतीय संस्कृति के उदात्त तत्वों से समन्वय का समर्थन भी किया। फिर उसके बाद अपन बताएंगे जैसे अगर क्वेश्चन आ गया कि आज़ादी के लिए पृष्ठभूमि तैयार की, कैसे की? तो अपन बताएंगे उन्होंने भेदभाव, शोषण, अत्याचार, कुरीतियों को खत्म कर एकता तथा सबकी भागीदारी सुनिश्चित की, जिससे एक व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन तैयार हुआ और इससे हम आज़ादी के लिए लड़ सके। तो ये अपन बता देंगे। फिर एक टॉपिक है प्रशासकों के जीवन से प्राप्त शिक्षा। तो हमें प्रशासक सिखाते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तरफदारी नहीं करनी चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। फिर अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, कर्तव्यों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, लोक निधि का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए और सामंतवादी मानसिकता से युक्त व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। फिर प्रशासक हमें सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो नीतियों एवं योजनाओं का त्वरित, प्रभावी, कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन करना चाहिए, सिविल सेवा के बुनियादी मूल्यों से युक्त आचरण करना चाहिए, सार्वजनिक सेवा के प्रति समानुभूति, करुणा, सहिष्णुता का भाव रखना चाहिए, सार्वजनिक हितों की पहचान एवं रक्षा करनी चाहिए, टीम वर्क की भावना से कार्य करना चाहिए, नवाचार की क्षमता होनी चाहिए, अधिकारों का सदुपयोग करना चाहिए, कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से करना चाहिए और परिस्थिति के अनुसार तत्काल निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, यानी प्रति उत्पन्न मतित्व होना चाहिए।
अगला टॉपिक है निजी एवं सार्वजनिक जीवन में नीति शास्त्र की भूमिका, जिसमें पहला है प्रशासकों का आचरण, दूसरा है मूल्य राजनीतिक अभिवृत्ति और तीसरा है सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार। तो अपन बताएंगे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में विभिन्न नाना प्रकार की भूमिकाओं का संपादन करता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, डॉक्टर, वकील आदि। इन्हीं संदर्भों में नीति शास्त्र की भूमिका उभर कर सामने आती है। अब निजी संबंध, इनमें क्या है? तो निजी संबंध से अपन क्या समझते हैं? व्यक्ति का अपने परिवार के सदस्यों और सगे मित्रों, सगे संबंधों, घनिष्ठ मित्रों आदि के साथ संबंध निजी संबंध के दायरे में आते हैं। निजी संबंधों के आवश्यक मूल्य क्या है या नैतिक मूल्य क्या है? फिर परस्पर प्रेम होना चाहिए, विश्वास, सच्चाई, वफादारी, घनिष्ठता, संवेगात्मक लगाव, एकता, त्याग का भाव, गोपनीयता, निष्ठा का सम्मान आदि। तो ये मूल्य कौन से मूल्य हैं? निजी संबंधों के। अब निजी संबंधों में संबंधित पक्ष से यह अपेक्षा की जाती है कि वे एक दूसरे की निजता का सम्मान करेंगे और उसे सार्वजनिक नहीं करेंगे। सामान्यतः निजी संबंधों में सार्वजनिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, परंतु यदि निजी संबंधों में हिंसा, शोषण या अत्याचार हो रहा है या प्रगतिशील मानवीय मूल्यों का उल्लंघन हो रहा है, तो फिर वैसी स्थिति में बाह्य हस्तक्षेप को उचित माना जा सकता है। जैसे कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007। फिर निजी संबंधों में नैतिकता का पतन क्यों हो रहा है? तो स्वार्थवादी, सुखवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया, इसलिए पारिवारिक मूल्य तथा प्रेम, सहयोग, आदर आदि का घटना। फिर अर्थ और काम का जीवन लक्ष्य हो गया है। फिर असंवेदनशीलता में वृद्धि, लाभ हानि के आधार पर संबंधों का निर्धारण और बचपन से ही बच्चों के मस्तिष्क में मूल्यों का विकसित ना होना, संबंध निर्वहन की अपेक्षा धन संग्रहण की वरीयता। तो ये सब कारण है जिसके कारण नैतिकता में पतन हो रही है निजी संबंध में। फिर निजी संबंधों में नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? तो बचपन से ही मन मस्तिष्क में बच्चों के मन मस्तिष्क में मूल्यों का बीजारोपण करना चाहिए। स्कूलों में नैतिकता को बढ़ावा देना चाहिए। सकारात्मक सामाजिकरण की प्रक्रिया को अपनाना जाना चाहिए। फिर स्वार्थवादी, सुखवादी प्रवृत्ति को कम किया जाना चाहिए और असंवेदनशीलता में कमी करनी चाहिए, ठीक है? और रिश्तों में लाभ हानि के आधार पर निर्धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है? अब है सार्वजनिक संबंध क्या है? तो व्यापक रूप से मनुष्य के वे सभी कार्य और व्यवहार जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, सामाजिक संबंधों की स्थापना में सहायक होते हैं, वे सार्वजनिक संबंधों की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे डॉक्टर, मरीज, दुकानदार, ग्राहक, प्रशासक और नागरिक। तो सार्वजनिक संबंधों के नैतिक मूल्य क्या हैं? उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता, नियम एवं दिशा निर्देश का अनुपालन, व्यवसाय से संबंधित स्वीकृत मूल्य। फिर सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता का पतन का कारण, तो भ्रष्ट आचरण की स्थिति में त्वरित में प्रभावी दंड विधान की कमी। फिर कम समय में अधिक कमाने की चाह, सार्वजनिक हित के स्थान पर व्यक्तिगत हित की वरीयता, समाज में वैसे व्यक्तियों को अधिक सम्मान व प्रतिष्ठा जिनके पास नाना प्रकार के भौतिक संसाधन उपलब्ध। फिर भ्रष्टाचार का संस्थागत स्वरूप और जनमानस में एक सीमा तक स्वीकृति। फिर निजी तथा सार्वजनिक संबंधों में गांधी जी ने 7 सामाजिक पाप की बात की है। पहली, उनमें सिद्धांत विहीन राजनीति, बिना श्रम के धन, नैतिकता विहीन व्यापार, मानवता विहीन विज्ञान, अंतरात्मा रहित सुख, त्याग रहित पूजा और चरित्र विहीन ज्ञान। फिर सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता बढ़ाने के उपाय क्या हैं? तो अपन को सिद्धांत युक्त राजनीति करनी चाहिए, नैतिकता युक्त व्यापार करना चाहिए, मानवता युक्त विज्ञान होना चाहिए और त्याग के साथ पूजा करनी चाहिए, चरित्र के साथ ज्ञान होना चाहिए। फिर सार्वजनिक एवं निजी संबंधों में नीति शास्त्र, तो निजी एवं सार्वजनिक संबंधों का नया आयाम आ गया है। तो 1991 में नई आर्थिक नीति आने के बाद निजी तथा सार्वजनिक संबंधों में नए आयाम उभर के आए, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक क्रियाकलाप, बैंक, बीमा, शिक्षा, बिजली, दूरसंचार आदि क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है। ऐसी स्थिति में दोनों की कार्य प्रणाली, उद्देश्य, परस्पर सहयोग को लेकर विभिन्न प्रकार के नैतिक मुद्दे उभर कर सामने आते हैं। अब सार्वजनिक क्षेत्र के क्या हैं और निजी क्षेत्र के क्या हैं? तो मुख्य उद्देश्य जन कल्याण है किसका? सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? जन कल्याण, सामाजिक कल्याण, देश का सर्वांगीण विकास।
फिर समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति। फिर कमी क्या है? सरकारी निर्णय प्रक्रिया जटिल और अनावश्यक विलंब, प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं और क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं होता। पर यहाँ पे मजबूत पक्ष क्या है? लोक कल्याण की भावना होती है। अब निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, और यहाँ का मजबूत पक्ष है क्या? कुशल प्रबंधन, प्रदर्शन आधारित पदोन्नति, गुणवत्ता नियंत्रण, बेहतर सेवा। परंतु यहाँ पे कमी है लोक कल्याण तथा पर्यावरण पर ध्यान नहीं देना। अब नैतिक मुद्दे क्या हैं? तो लोक निजी भागीदारी के अंतर्गत वर्तमान में सड़कों, पुलों आदि का निर्माण हो रहा है, जिससे सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, परंतु कई बार कंपनियां साठगांठ करके अधिक लागत दिखाती है और लंबे समय तक टोल वसूल आदि करती है। फिर लोक निजी भागीदारी का नकारात्मक पक्ष लक्ष्य विस्थापन के रूप में दिखाई देता है। सरकार स्कूल, हॉस्पिटल आदि बनाने के लिए सस्ती दरों पर जमीन उपलब्ध करवाती है ताकि समाज के वंचित वर्ग को अपेक्षित लाभ मिल सके, परंतु प्राय देखा जाता है कि स्कूल, अस्पताल इस लक्ष्य को छोड़कर ऊंची फीस तथा डोनेशन आदि वसूलते हैं। फिर निजी क्षेत्र का अपने कर्मचारियों, निवेशकों तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्व होता है, परंतु कई बार कंपनियां अपने उत्तरदायित्व से पलायन कर जाती हैं और इससे लोकहित तथा पर्यावरण को क्षति होती है, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी, सत्यम कंप्यूटर घोटाला। फिर कई बार दवा कंपनियां दवाइयों की खोज के क्रम में बिना बताए, बिना मरीज की सहमति से दवाओं का परीक्षण करती हैं। यह नैतिक रूप से गलत है। ठीक है। अब होता है प्रशासकों का आचरण। तो प्रशासकों के आचरण में अपन देखते हैं कि अच्छा आचरण क्यों जरूरी है। तो त्वरित, प्रभावी, कुशलता पूर्वक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक अच्छे आचरण की आवश्यकता है। और आचरण कैसा हो तो अपन बताएंगे। तो अपन पहले देख लेते हैं आचरण। प्रशासकों के भूमिका की का महत्व। तो समाज और राष्ट्र की प्रगति, नीतियों, योजनाओं का त्वरित, प्रभावी, कुशलतापूर्व क्रियान्वयन पहला महत्व। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एवं विकासात्मक गतिविधियों को गति प्रदान करने में इनका महत्व होता है। फिर तीसरा, सुशासन एवं समावेशी विकास की अवधारणा को साकारित करने में। फिर चौथा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि के निर्माण में प्रशासकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये चार अपन ने पॉइंट बताए। फिर आरवे टीड ने बताया कि प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है, अतः उसके आचरण में नैतिक मूल्यों का समावेश आवश्यक है। अब प्रशासकों का व्यवहार क्या होना चाहिए? तो प्रशासकों का आचरण युक्त होना चाहिए किससे? सिविल सेवा के आधारभूत मूल्यों से, जिसमें कमजोर के प्रति प्राणभूति और समानुभूति, और सत्यनिष्ठा, गैर तरफदारिता, वस्तुनिष्ठा और ईमानदारी। तो ये तो हो गए आधारभूत मूल्य। फिर प्रशासक का आचरण अनुरूप होना चाहिए किसके? नियम के, कानून, मानक, दिशा निर्देश, आचार संहिता आदि के अनुरूप होना चाहिए। फिर उन्मुख होना चाहिए। तो प्रशासकों का आचरण उन्मुख होना चाहिए किसके? जनोन्मुख, कल्याणोन्मुख, सहिष्णुोन्मुख और शासनोन्मुख। फिर आचरण के विभिन्न क्षेत्र जैसे कि सामाजिक क्षेत्र, उन्हें व्यक्तिगत हित के स्थान पर सार्वजनिक हित को वरीयता देनी चाहिए। दूसरा, उन्हें उसी में सामाजिक क्षेत्र में ही देखते हैं, उन्हें जाति, धर्म, लिंग, स्थान, संपत्ति आदि के स्थान पर आम जनता के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर समाज के कमजोर वर्ग के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा से युक्त होना चाहिए। फिर दूसरा, राजनीतिक क्षेत्र में तो प्रशासनिक अधिकारियों को अपना कार्य गैर राजनीतिक ढंग से करना चाहिए। उन्हें राजनीतिक नेताओं, दलों के पक्ष या विपक्ष में कार्य नहीं करना चाहिए। फिर पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर किसी राजनीतिक नेता या दल के विशिष्ट कार्य के पक्ष या विपक्ष में कार्य नहीं करना चाहिए। फिर धार्मिक क्षेत्र में प्रशासकों को सभी धर्मों के प्रति आदर सम्मान का भाव रखना चाहिए और उनके व्यवहार में धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सौहार्द झलकना चाहिए। फिर आर्थिक क्षेत्र में अपने पद तथा अधिकारों का अनुचित लाभ नहीं लेना चाहिए और लोक निधि का जनहित में प्रयोग करना चाहिए। फिर अपन निष्कर्ष बताएंगे। एक सिविल सेवक को प्राय अपना कार्य नियम, कानून और आचार संहिता आदि के अनुसार करना चाहिए, और आचरण संहिता आदि के। फिर इसका आशय यह नहीं कि वह यंत्रवत व्यवहार करे, बल्कि उसे सहृदय भी होना चाहिए। उसके व्यवहार में संवेदनशीलता और प्राणभूति का भाव भी होना चाहिए।
अब प्रशासकों के आचरण में नैतिकता को बढ़ावा देने के उपाय अपन बताएंगे तो वैधानिक उपाय हैं, जैसे भारतीय न्याय संहिता, आचरण संहिता, फिर भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, प्रशासन नागरिक सहभागिता, आरटीआई, पंचायती राज, नागरिक घोषणा पत्र और सिविल सोसाइटी। फिर तकनीकी उपाय बताएंगे, बायोमेट्रिक प्रणाली, ई गवर्नेंस, फिर डिजिटलीकरण, डीबीटी, सीसीटीवी और एक देश एक राशन कार्ड। फिर नैतिक और राजनीतिक अभिव्यक्ति, अगला टॉपिक इसी में। तो किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति संज्ञानात्मक पक्ष यानी कि सोच, विचार, धारणा, ज्ञान, विश्वास, जानकारी। फिर भावनात्मक पक्ष पसंद या नापसंद का भाव, और उसके व्यवहारात्मक पक्ष यानी कि पक्ष या विपक्ष में कार्य करने की तत्परता। तीनों के संगठित तंत्र को अभिवृत्ति कहते हैं। तो अब नैतिक अभिवृत्ति आ गई, क्या आप बताएंगे? किसी नैतिक विषय, नैतिक मुद्दे, नैतिक द्वंद्व, नैतिक समस्या। तो विषय, मुद्दा, द्वंद्व या फिर समस्या, जैसे शरणार्थी समस्या, नैतिक मूल्य आदि के संबंध में सोच, धारणा, विश्वास यानी संज्ञानात्मक पक्ष। फिर पसंद नापसंद का भाव यानी भावनात्मक पक्ष, तथा पक्ष या विपक्ष में कार्य करने की तत्परता यानी व्यवहारात्मक पक्ष के समुच्चय या फिर संगठित तंत्र को नैतिक अभिवृत्ति कहते हैं। फिर प्रशासकों की नैतिक अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए? तो सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी पूर्वक उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। फिर जन सेवा का भाव होना चाहिए और उन्हें जनता की समस्याओं को समझकर त्वरित निदान करना चाहिए। फिर वो जनोन्मुख, कल्याणोन्मुख होकर कार्य करना चाहिए। फिर प्रशासकों का नैतिक आचरण, तो प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता माना जाता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकों का नैतिक मूल्य के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का होना आवश्यक है। तो अपन इसको ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर अपन अगला है, प्रशासकों की नैतिक अभिवृत्ति का आशय क्या है? तो अपन बता देंगे, हर जगह डेफिनेशन में प्रशासक डाल देंगे। अब उसकी राजनीतिक अभिवृत्ति, तो अपन बताएंगे किसी व्यक्ति का राजनीतिक विषय, जैसे कि चुनाव, दल बदल, नोटा चुनाव प्रणाली, शासन की प्रणाली, फिर संसदीय हो या अध्यक्षीय हो, शासन के प्रकार, लोकतंत्र हो या जनतंत्र हो के प्रति सोच, अवधारणा, ज्ञान यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष, फिर पसंद नापसंद का भाव यानी भावनात्मक पक्ष, तथा पक्ष विपक्ष में कार्य करने की तत्परता यानी व्यवहारात्मक पक्ष। तीनों के समुच्चय को राजनीतिक अभिवृत्ति कहते हैं। फिर अभिवृत्ति की विशेषताएं, तो अपन ये तो जनरल है, फिर भी बताएंगे। जन्मजात नहीं होती, अपेक्षाकृत स्थायी होती है और आसानी से बदलाव नहीं होता। तीन तत्व होते हैं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक। अभिवृत्ति में व्यक्ति को प्रेरित करने की क्षमता होती है। फिर प्रशासकों की राजनीतिक अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए? तो प्रशासकों की राजनीतिक दलों और नेताओं के प्रति गैर तरफदारिता होनी चाहिए और पूर्वाग्रह, पसंद नापसंद के आधार पर किसी नेता या दल के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। फिर उसे प्रशासनिक कार्यकलापों क्रियाकलापों को संपादन में राजनीतिक तटस्थता का पालन करना चाहिए। फिर यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी नियम एवं कानून के दायरे में रहकर राजनीतिक दल एवं नेताओं की सिफारिश पर कार्य करेता है तो उसे राजनीतिक तटस्थता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यदि नियम और कानूनों का उल्लंघन करते हुए किसी कार्य को करने के लिए कहा जाए तो उसे विनम्रता पूर्वक दृढ़ता से इनकार कर देना चाहिए। फिर उसे राजनीतिक दल को चंदा नहीं देना चाहिए, उसे राजनीतिक गतिविधियों जैसे रैली, विरोध आदि में भाग नहीं लेना चाहिए। एक प्रशासनिक अधिकारी को राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा मांगे जाने पर निष्पक्ष निर्भीक सलाह देनी चाहिए। फिर है सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब सत्य का अर्थ होता है नियम और कानून और निष्ठा का अर्थ होता है दृढ़ विश्वास या प्रतिबद्धता। तो नियम और कानून के प्रति प्रतिबद्धता ही क्या है? सत्यनिष्ठा। तो बिना भय, दबाव या प्रलोभन के मानकों, नियमों, दिशा निर्देश आदि के प्रति दृढ़ विश्वास एवं प्रतिबद्धता रखते हुए निर्णय प्रक्रिया एवं क्रियाकलापों का अनुपालन ही सत्यनिष्ठा है। यह मन, वचन, क्रम के मध्य संगति या सामंजस्य को दर्शाता है। फिर सत्यनिष्ठा सिविल सेवा का आधारभूत मूल्य है। भय, दबाव, प्रलोभन आदि से रहित होकर संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा रखते हुए सार्वजनिक हित में अपने कर्तव्यों की दृढ़ता पूर्वक पालन करना ही सत्यनिष्ठा है। फिर विषम परिस्थितियों में नैतिक मूल्यों का अनुपालन करना भी सत्यनिष्ठा है।
सत्यनिष्ठा को नैतिक सिद्धांतों की दृढ़ता, निर्दोष चरित्र, ईमानदारी और निष्कपट के रूप में से अपने कर्तव्यों का पालन आदि के रूप में देखा जाता है। फिर नोलन समिति ने सिविल सेवकों के लिए 7 मूल्यों का होना आवश्यक बताया। पहला सत्यनिष्ठा, दूसरा निस्वार्थता, तीसरा वस्तुनिष्ठा, चौथा जवाबदेहिता, पांचवा खुलापन, छठा ईमानदारी और सातवां नेतृत्व। फिर नोलन समिति के अनुसार सत्यनिष्ठा का आशय है कि पद और स्थिति के अनुसार अपने दायित्वों को निभाने में विश्वसनीयता एवं प्रतिबद्धता होनी चाहिए। सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि वे वित्तीय या किसी अन्य रूप से दूसरों के प्रति कृतज्ञ हो जाएं, जिससे उनके निर्णय और कार्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगे। फिर सत्यनिष्ठा के विविध रूप। तो बौद्धिक सत्यनिष्ठा, कथनी कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए, मन वचन क्रम में संगति होनी चाहिए, मूल्यों स्वीकृत मूल्यों मानकों दिशा निर्देशों के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। फिर भय दबाव प्रलोभन की स्थिति में भी स्वीकृत मूल्यों के अनुरूप ही कार्य होना चाहिए। कर्म कर्मों के मूल्यांकन के क्रम में अपने लिए मानदंड तथा दूसरों के लिए अन्य मानदंड नहीं होना चाहिए। फिर सही तथ्यों और समुचित तर्कों पर आधारित विचार एवं कर्म का समर्थन करना चाहिए। फिर व्यावसायिक सत्यनिष्ठा क्या है? तो व्यवसाय से संबंधित स्वीकृत मूल्य मानकों नियमों दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करना ही व्यावसायिक सत्यनिष्ठा है। जैसे कि बौद्धिक संपदा का उल्लंघन, खाद्य पदार्थों में मिलावट आदि व्यावसायिक सत्यनिष्ठा का उल्लंघन है। फिर व्यवसाय को सफल बनाने के लिए सक्षम होना आवश्यक है, परंतु सक्षमता के साथ सत्यनिष्ठा का अनुपालन भी आवश्यक है। गांधी जी का स्पष्ट मानना है कि नैतिकता विहीन व्यापार सामाजिक पाप है। फिर सत्यनिष्ठा के व्यावहारिक आयाम क्या हैं? तो वित्तीय मामलों में शुचितापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। फिर किसी को भी अनुचित लाभ पहुंचाने हेतु नियमों बदलाव का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। फिर केवल व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा ही आवश्यक नहीं है, बल्कि अपने अधीनस्थों के भी शुचितापूर्ण व्यवहार को सुनिश्चित करना आवश्यक है। यदि कोई अधीनस्थ अनुचित कार्य करता है तो इसे संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। सत्यनिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रशंसा प्रोत्साहन पुरस्कार मिलना चाहिए। फिर सत्यनिष्ठा को बढ़ाने के लिए जन जागरूकता जन सहभागिता आवश्यक है। सत्यनिष्ठा सरकार की जवाबदेही को प्रोत्साहित करने में सहायक है। फिर प्रशासन में सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के उपाय। तो नियम कानून निर्देश आचरण संहिता आदि के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाए। फिर प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन की नीति अपनाई जाए। सेवा में अनुशासन एवं पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाए। फिर प्रशासन में सत्यनिष्ठा की अवधारणा अन्य मूल्यों को बढ़ावा देने में सहायक है, जैसे निष्पक्षता, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता। फिर सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार। तो इनका दार्शनिक आधार है कांट। कांट कहते हैं, तो अपन पहले बताएंगे कि क्यों जरूरी है सत्यनिष्ठा, फिर अपन बताएंगे कैसे संभव है, और फिर अपन बताएंगे इसके कुछ दार्शनिक जो उनके कोट्स अपन कर देंगे। जैसे कि कांट कहते हैं, कर्तव्य कर्तव्य के लिए, गीता के अनुसार स्वयं धर्म के अनुसार आचरण ही सत्यनिष्ठा है। फिर जैन दर्शन के अनुसार त्रिरत्न का अनुपालन करना ही क्या है? सत्यनिष्ठा है। बौद्ध धर्म के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन ही सत्यनिष्ठा है। और गांधी के अनुसार सत्य अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करना ही सत्यनिष्ठा है। ब्रैडले के अनुसार मेरा स्थान और उससे संबंधित कर्तव्यों का निर्वहन ही सत्यनिष्ठा है। तो अपन पहले बताएंगे क्यों जरूरी है, फिर कैसे संभव है, और कुछ दार्शनिक अपन बता देंगे। फिर शासन में सत्यनिष्ठा निम्न उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करती है। क्या? सरकारी कार्यों में जनता का विश्वास बनाए रखती है, सरकारी जवाबदेही को प्रोत्साहित करती है, फिर गारंटी देती है कि नियम कानून प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है, और योजनाओं का प्रभावी त्वरित कुशलतापूर्ण क्रियान्वयन में सहायक है। अगला टॉपिक है प्रशासन में नैतिक चिंताएं। अब प्रशासन प्रशासन हो सकता है दो तरह का, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। और नैतिक चिंताएं कैसे अपना तात्पर्य है कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। अब लोक प्रशासन सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुशासन और नैतिक शासन की स्थापना की जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। सरकार की नीतियों योजनाओं की त्वरित प्रभावी कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी इनके ऊपर होती है। परंतु वर्तमान में ऐसे अनेक पक्ष दिखाई दे रहे हैं जो नैतिक चिंता के विषय हैं। फिर प्रशासन का राजनीतिकरण, प्रशासन में बढ़ता राजनीतिक हस्तक्षेप।
जन समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता एवं अनुक्रियाशीलता का अभाव। फिर विवेकाधीन अधिकारों का दुरुपयोग, तेजी से हो रहे परिवर्तनों और नवीन चुनौतियों से निपटने में नवाचार की कमी। फिर नैतिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव, भाई भतीजावाद एवं भ्रष्टाचार, सरकारी कार्यों में बढ़ती जटिलता, लोक सेवा को अवसर मानने की बजाय इसे रोजगार के रूप में देखना। फिर गोपनीयता की संस्कृति, भ्रष्टाचार का क्या है संस्थानीकरण और भ्रष्टाचार निवारक तंत्र का कमी होना। फिर प्रशासनिक अधिकारियों की सामंतवादी मानसिकता, निजी हित की पूर्ति के लिए सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग, प्रशासनिक ज्ञान एवं अनुभव का निजी कंपनियों के हित में पूर्ति में उपयोग। फिर है प्रशासन में नैतिक द्वंद्व। तो द्वंद्व जब दो या दो से अधिक विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनने में कठिनाई हो और उन उसमें कोई नैतिक मुद्दा समाहित हो तो उसे नैतिक द्वंद्व कहते हैं। जैसे उपहार या आतिथ्य का स्वरूप कैसा हो, स्वीकार करें या ना करें। जब वरिष्ठ या मंत्रियों का आदेश नियमानुकूल नहीं हो, फिर आचरण के नियम का पालन कार्यालय तक सीमित हो या उसके बाहर भी हो। फिर जब व्यक्तिगत नैतिकता या संगठनात्मक नैतिकता का बीच दुविधा उत्पन्न हो, व्यक्तिगत हित एवं सार्वजनिक हित में संघर्ष, जैसे अतिक्रमण और हटाना या मिलावट आदि। फिर नियम एवं कानून बनाम मानवीय मूल्य और कानूनी नैतिकता बनाम सामाजिक नैतिकता। फिर है नैतिक दुविधा का समाधान। तो अंतरात्मा की मदद ली जाए, गांधी के जंतर को याद करेंगे और जो प्रगतिशील मानवीय मूल्यों के अनुरूप हो। फिर वरिष्ठ अधिकारियों से विचार विमर्श कर सकते हैं। अब अन्य मददगार पक्ष क्या है? नियमों की स्पष्ट व्याख्या हो, सकारात्मक कार्य संस्कृति हो, कर्मचारियों को प्रभावी प्रशिक्षण मिले और इस संदर्भ में विभिन्न केस मामलों का अध्ययन करना चाहिए। फिर ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो औरों को मार्गदर्शन करे। अब प्रशासन में चुनौतियाँ क्या हैं? तो नीतियों एवं योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुँचे। फिर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, परिवहन की उपलब्धता, पेयजल की उपलब्धता, प्रदूषण को नियंत्रित रखना, ये सब प्रशासन के समक्ष चुनौतियाँ हैं। फिर सबका साथ, सबका विकास। फिर आतंकवाद पर नियंत्रण, साइबर क्राइम पर नियंत्रण, मानवाधिकारों की रक्षा, फिर बढ़ती सांप्रदायिकता पर नियंत्रण, फिर नकली मुद्रा प्रचलन पर रोक, फिर मादक पदार्थों के बढ़ते व्यापार को रोकना, अवैध खनन को रोकना, मानव तस्करी को रोकना। प्रशासन में बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? तो विभिन्न संस्थाओं और नियामक एजेंसियों के भी सामंजस्य की कमी, नवीन उभरती चुनौतियों को भांपकर उनके अनुरूप अपनी भूमिका के प्रति जागरूक होना और उसे प्रभावी बनाना। फिर सामाजिक आर्थिक विकास, समानता और न्याय सुनिश्चित करना। फिर दिन प्रतिदिन घटनाओं एवं समस्याओं से निपटना। फिर चुनौतियों से निपटने में मददगार जैसे सिविल सेवा के आधारभूत मूल्यों से युक्त होकर आचरण। अब है नैतिक निर्णय क्या है और प्रक्रिया क्या है तथा उसमें योगदान देने वाले कारक क्या हैं। फिर नैतिक निर्णय का अर्थ सामान्य अर्थ है नैतिक सिद्धांतों, मानकों, मूल्य, दिशा निर्देशों के अनुरूप लिया गया नैतिक निर्णय कहलाता है। फिर विभिन्न संभावित विकल्पों में से अब स्वतंत्र इच्छा से जब व्यक्ति निर्णय लेता है तो फिर वहाँ नैतिक अनैतिक का प्रश्न उभरता है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के संपादन के क्रम में निर्णयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए उपलब्ध संभावित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन किसी कसौटी या नैतिक मानदंड के आधार पर किया जाता है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णय प्रशासन का हृदय है। निर्णय का कार्य प्रशासन पर प्रत्येक स्तर पर होता है। निर्णय केवल परिवर्तन के लिए नहीं होता बल्कि अच्छे और लाभकारी परिवर्तन के लिए होता है। निर्णयों से संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होती है। अतः नैतिक मापदंडों के अनुसार निर्णय होना आवश्यक है। फिर नैतिक निर्णय की विशेषताएं क्या है? तो नैतिक निर्णय का मूल आधार विवेकशीलता होती है। प्रत्येक निर्णय लक्ष्य या उद्देश्य उन्मुख होता है, जैसे लोक संग्रह, सुशासन आदि। फिर निर्णय का स्वरूप एवं प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। फिर निर्णयों में वैधानिकता का तत्व होना चाहिए। निर्णयकर्ता के ज्ञान, व्यवहार एवं संगठन के प्रकृति से प्रभावित होता है। निर्णय का मूल्यांकन हो सकता है। फिर नैतिक निर्णय में योगदान देने वाले कारक, ये पहला वैधानिकता।
प्रशासनिक संगठनों का प्रमुख आधार विधान होता है, अतः निर्णय निर्धारण नियम एवं कानून के अनुसार होना चाहिए। फिर निर्णयकर्ता के पास उस निर्णय को लेने की सत्ता या अधिकार या वैधानिक सक्षमता का होना आवश्यक है। फिर उद्देश्य, दूसरा कारक, तो निर्णय संगठन के मूलभूत उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला होता है। निर्णय समय पर लिया जाए, समय के पूर्व लिया गया निर्णय का कोई महत्व नहीं और समय के बाद लिए गए निर्णय का प्रभाव नहीं होता। निर्णय लेने में समय तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर निर्णयों में स्पष्टता, वस्तुनिष्ठता और मितव्ययिता का होना आवश्यक है। निर्णय में गतिशीलता एवं संगतता का तत्व होना चाहिए। आशय है कि निर्णय संगठन का उद्देश्य उपलब्ध संसाधन, तकनीक और अन्य परिवर्तन से संगत हो। फिर निर्णयों में स्वीकार्यता और व्यावहारिकता का तत्व होना चाहिए। ऐसा होने पर ही निर्णय को प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है। फिर निर्णय लेते समय प्रभावित संबंधित वर्ग से बातचीत, उनकी सहमति और उनकी भागीदारी होनी चाहिए। इससे निर्णय क्रियान्वयन में आसानी होती है। फिर निर्णय प्रक्रिया में नैतिकता को बढ़ाने वाले कारक या उपाय, तो विवेकशीलता के साथ साथ अंतरात्मा की आवाज पर ध्यान देना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचरण संहिता और कोड ऑफ एथिक्स यानी नैतिक संहिता का पालन करना चाहिए। फिर नियम और कानून का पालन करना चाहिए। नागरिक अधिकार घोषणा पत्र को दिया जाना चाहिए। फिर लोक सेवा गारंटी अधिनियम का पालन किया जाना चाहिए। जन जागरूकता, जन सहभागिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्य जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रोत्साहन और हतोत्साह की नीति अपनाई जानी चाहिए। फिर सामाजिक न्याय क्या है? तो प्रत्येक मानव को शोषण, उत्पीड़न तथा अन्याय से मुक्त होकर सम्मानजनक, प्रतिष्ठापूर्ण, शांतिपूर्ण जीवन यापन का अधिकार है। सामाजिक न्याय की अवधारणा इसमें सहायक है। तो सामाजिक न्याय का तात्पर्य सामाजिक जीवन की उस स्थिति से है जिसमें प्रत्येक को उसका उचित हक एवं स्थान प्राप्त हो। सामाजिक न्याय का मूल मंत्र यह है कि संगठित सामाजिक जीवन का लाभ कुछ गिने चुने हाथों में सिमट कर न रहे, बल्कि सर्व साधारण को, निर्बल को, निर्धन को, शोषित, वंचित, पिछड़े वर्गों को भी उसमें समुचित हिस्सा प्राप्त हो, ताकि वे सुखी एवं सम्मानपूर्ण जीवन जी सकें। इस प्रकार की अवधारणा समानता से आगे बढ़कर समता मूलक संरचना का निर्माण करती है। फिर इसमें समाज के सभी वर्गों एवं लोग, विशेषकर कमजोर एवं वंचित वर्गों को भय और अभाव से मुक्ति दिलाना है और उनमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, मानवीय गरिमा की भावना विकसित करना है। समावेशी विकास का लक्ष्य भी सामाजिक न्याय की प्राप्ति करना है। फिर समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय में अंतर, तो समावेशी विकास यदि प्रक्रिया है तो सामाजिक न्याय उसका प्रतिफल है। समावेशी विकास यदि शोषित, वंचित, अशोषित, वंचितों एवं पिछड़ों को आत्मनिर्भर, शिक्षित, जागरूकता बनाने का प्रयास करता है, तो फिर उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना और संसाधन तक उनकी पहुंच करना सामाजिक न्याय है। समावेशी विकास यदि शोषण, विहीनता की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो सामाजिक न्याय शोषण विहीन सामाजिक स्थिति को दर्शाता है और इस प्रकार सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की धारणाएं परस्पर संबंधित हैं। पिछड़े, कमजोर एवं वंचित वर्गों के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं एवं कार्यक्रम पर तैयार या प्रारंभ किए जाते हैं, वे वस्तुतः सामाजिक न्याय की प्राप्ति में सहायक करते हैं। फिर मानवीय चिंताएं, तो मानव के अस्तित्व एवं मानवीय मूल्यों के संदर्भ में मानवीय चिंता या प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करते हैं। तो मानवीय चिंताएं जैसे मानव के अस्तित्व, मानवीय मूल्य हो गए, मानव के क्रियाकलाप हो गए और मानव जीवन की सार्थकता, तो ये सब उनकी चिंताएं हैं। फिर मानव चिंता के विषय, शरणार्थी समस्या पहली, दूसरी पर्यावरण प्रदूषण, तीसरी आतंकवादी घटनाएं, चौथी बढ़ती असंवेदनशीलता और असहनशीलता, पांचवी बाल श्रम, छठी मानव तस्करी, सातवीं जैविकीय और खतरनाक हथियारों की होड़, आठवीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन, नौवा भौतिक विकास के क्रम में मूल्यों का पतन और फिर अगली है शासन में जवाबदेहिता एवं नैतिक नैतिक आचार संहिता। तो जवाबदेहिता से आशय निर्णय लेने और कार्य करने के आधार या कारण को बताने के लिए बाध्य कर देना। फिर वस्तुतः जवाबदेहिता की अवधारणा प्रशासकों की इस बाध्यता को इंगित करती है कि जिसके अंतर्गत वे
उनके अपने कार्यों को निष्पादन एवं उन्हें प्रदान की गई शक्तियों के प्रयोग को ढंग का संतोषजनक लेखा जोखा देना होता है। जवाबदेहिता की अवधारणा प्रशासनिक अधिकारियों को उनके सरकारी निर्णय और कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराने में मददगार है। अब जवाबदेहिता की अवधारणा दायित्व से किस प्रकार भिन्न है? तो अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेहिता, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अपना ये टॉपिक है मानवीय चिंता। तो अपने इसको वापस से देखते हैं। मानव के अस्तित्व एवं मानवीय मूल्यों के संदर्भ में मानवीय चिंता प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करते हैं। अब मानवीय चिंता है, इनसे क्या क्या होता है? मानव के अस्तित्व पे, मानवीय मूल्यों पे, मानव के क्रियाकलापों पे और मानव जीवन की सार्थकता पे ये प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करते हैं। फिर मानवीय चिंता के विषय क्या क्या है? एक है शरणार्थी समस्या, जैसे अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो गई, राजनीतिक हितों की पूर्ति के कारण उत्पन्न समस्या और आर्थिक लाभ की प्राप्ति को लेकर उत्पन्न संघर्ष होते हैं। ठीक है, शरणार्थी समस्या। फिर दूसरी है पर्यावरण प्रदूषण, जैसे ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल बॉइलिंग। फिर आतंकवादी घटनाएं, बढ़ती असंवेदनशीलता और असहनशीलता। फिर बाल श्रम, मानव तस्करी। फिर जैविक और खतरनाक हथियारों की होड़, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन, भौतिक विकास के क्रम में मूल्यों का पतन। अब शासन में जवाबदेहिता और नैतिक आचार संहिता, तो इस पे देखते हैं। तो निर्णय कार्य होते हैं, उनमें क्यों कैसे उनका कारण होता है कि क्यों कैसे लिया कोई निर्णय और क्या क्यों किया कोई कारण। तो उसमें फिर जवाबदेहिता होती है, ना बताने पर दंड का प्रावधान होता है। तो पर दायित्व होता है वो स्व इच्छा से होता है, उसके अंदर दंड नहीं होता। तो जवाबदेहिता से आज से निर्णय लेने और कार्य करने के आधार या कारण को बताने के लिए बाध्य कर देना। फिर वस्तुतः जवाबदेहिता की अवधारणा प्रशासकों की उस बाध्यता को इंगित करती है जिसके अंतर्गत उनको अपने कार्य निष्पादन एवं उन्हें प्रदान की गई शक्तियों के प्रयोग के ढंग का संतोषजनक लेखा जोखा देना होता है। जवाबदेहिता की अवधारणा प्रशासनिक अधिकारियों को उनके सरकारी निर्णयों और कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराने में मददगार है। फिर जवाबदेहिता की अवधारणा दायित्व से निम्न प्रकार भिन्न है। पहला, जवाबदेहिता यह कानूनी संकल्पना है, इसमें बाध्यता का तत्व होता है। फिर यह एक बाहरी एवं वस्तुनिष्ठ स्थिति से प्रेरित होती है, यानी कि नियम और कानून आधारित होती है। फिर उल्लंघन की स्थिति में अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई संभव है और इसका संबंध अधिकार और कर्तव्य दोनों से होता है। पर और ये कोड ऑफ कंडक्ट में जवाबदेहिता होती है। अब होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यह नैतिकता एवं कर्तव्य बोध से संबंधित होती है। इसका संबंध अंतःकरण से होता है और सामान्यतः दंड या कार्रवाई नहीं, अपेक्षा का भाव प्रबल होता है इसमें। फिर जो उत्तरदायित्व होता है, इसका संबंध कर्तव्य भाव से है और कर्तव्य पालन का आधार कानून ना होकर नैतिक चेतना होती है। फिर कोड ऑफ एथिक्स में दायित्व होते हैं। अब जवाबदेहिता का संबंध अधिकार व कर्तव्य दोनों से है, कैसे? तो अधिकार के संदर्भ में जवाबदेहिता का अर्थ है कि जब व्यक्ति अपने अधिकारों का दुरुपयोग करे तो इसके लिए जवाबदेह माना जाएगा। और कर्तव्य के संदर्भ में इसका आशय है कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों की अवहेलना करे तो वह इसके लिए जिम्मेदार है। चूंकि जवाबदेहिता एक कानूनी संकल्पना है, अतः व्यक्ति को किसी कार्य के लिए उसी सीमा तक जवाबदेह माना जाएगा जिस सीमा तक कानून में प्रावधान है। यह व्यापक रूप से जवाबदेहिता की अवधारणा में दायित्व भी समावित हो जाता है। फिर जवाबदेहिता किसके प्रति हो? तो भारत में विधि का शासन है, अर्थात कानून सबसे ऊपर है। कानून का प्रमुख स्रोत संविधान है जो संपूर्ण प्रशासन तंत्र को नियंत्रण एवं निर्देशित करता है। अतः लोक सेवकों की जवाबदेहिता संविधान के प्रति है। फिर संविधान के प्रावधान जन कल्याण के लिए हैं। लोकतांत्रिक शासन में प्रशासनिक अधिकारियों का मुख्य लक्ष्य लोक सेवा है। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक अधिकारी जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। लोक सेवा में जनता से एकत्रित किए गए धन का भी व्यय किया जाता है, अतः लोक सेवकों के समक्ष जनता की स्थिति उच्च ठहरती है। फिर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से गणित गठित विधायिका जो देश के लिए नीति योजनाओं का निर्माण करती है, उनके प्रति भी प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेहिता है। कानूनों की औचित्यपूर्णता
और उनकी व्याख्या करने वाली न्यायपालिका के प्रति इनकी जवाबदेहिता होती है। स्पष्ट है कि लोक सेवकों की जवाबदेहिता बहुआयामी है। उसके बाद लोक सेवकों की जवाबदेहिता किसके प्रति है? तो अपन सीधा देखो शॉर्ट में संविधान के प्रति, विधायिका के प्रति, न्यायपालिका के प्रति, जनता के प्रति और अपने संगठन और विभाग के प्रति। फिर प्रशासनिक अधिकारी समय के प्रति भी जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार नहीं, जवाबदेह हैं। एक संदर्भ में मनुष्य कोई समय के प्रति भी जिम्मेदार होना चाहिए। मनुष्य की अंतरात्मा सच्चे न्यायाधीश की भांति उसे सत्कर्म करने की प्रेरणा देती है। ऐसा न करने पर व्यक्ति में पश्चाताप की भावना उत्पन्न होती है। फिर प्रशासन में जवाबदेहिता को बढ़ाने के उपाय। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। नागरिकों को एक निश्चित समय सीमा तक नागरिकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान। प्रशासन में जवाबदेहिता बढ़ाने के उपाय क्या-क्या हैं? तो पहला है लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 जो नागरिकों को एक निश्चित समय सीमा में नागरिकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने की गारंटी देता है। उसे उसमें इसे उनका विधिक अधिकार मानता है। फिर लाभ है, इससे भ्रष्टाचार का नियंत्रण होता है, प्रशासन में जवाबदेहिता आती है और पारदर्शिता में वृद्धि होती है। प्रशासन जनता की समस्याओं के प्रति जवाबदेह होता है, नागरिकों का सशक्तिकरण होता है। फिर दूसरी है इसमें क्या, सरकार की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, मूल्यांकन में जन भागीदारी को बढ़ा के। फिर तीसरी अपन बताएंगे क्या कि सामाजिक अंकेक्षण का सामान्य अर्थ सरकारी कार्यों का जनता द्वारा निरीक्षण एवं निगरानी। तो हम तीसरी करेंगे कैसे, सामाजिक अंकेक्षण के द्वारा। फिर है जागरूकता एवं प्रभावी सिविल सोसाइटी के द्वारा। पांचवा है नागरिक घोषणा पत्र के द्वारा। छठा सूचना का अधिकार के द्वारा और सातवां ई गवर्नेंस के द्वारा, जिसमें हम स्मार्ट शासन यानी कि सिंपल यानी सरल, मॉरल एम से मॉरल यानी नैतिक, ए से अकाउंटेबल यानी जवाबदेह, आर से रिस्पॉन्सिबल यानी अनुक्रियाशील और टी से ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शिता। तो सरल, नैतिक, जवाबदेह और अनुक्रियाशील पारदर्शिता युक्त ई शासन लाएंगे। तो प्रशासन में ई गवर्नेंस तकनीक का प्रयोग करेंगे। फिर परफॉर्मेंस हम करेंगे कैसे, पेंशन, पेमेंट और प्रमोशन आधारित और जबरन सेवानिवृत्ति कर देंगे। अगर ठीक से नहीं कर रहा है कौन सी प्रदर्शन, तो जबरन सेवानिवृत्ति, पेंशन, पेमेंट और प्रमोशन। फिर कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स से क्या है, तो नैतिक संहिता कुछ नैतिक मूल्य एवं नियमों का वह समूह है जो सदस्यों, कर्मचारियों के कार्य एवं निर्णय प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है। यहाँ सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है वे अपने व्यवहार में इसका पालन करेंगे। नैतिक संहिता का उद्देश्य सदस्यों के आचरण का मार्गदर्शन करना है और उनके भीतर उचित एवं अनुचित की समझ विकसित करनी है। फिर कुछ प्रमुख बिंदु, सिविल सेवकों की ईमानदारी और नीति नैतिकता बनाए रखने के लिए उन्हें यह अपेक्षा की जाती है कि वे नागरिकों की आसानी से उपलब्ध रहें, पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर कार्य करें तथा सेवाओं की गुणवत्ता एवं समयबद्ध रूप से उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करें। फिर सिविल सेवकों को संविधान के मूल्य एवं विधि के शासन के प्रति प्रतिबद्धता रखनी चाहिए। नीति संहिता का उद्देश्य शासक कर्मचारी में संवेदनशीलता के तत्व को बढ़ावा देना है, उन्हें अनुचित उचित के भेद का ज्ञान देकर नैतिक पथ पर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। फिर सिविल सेवा के आधारभूत मूल्य जैसे कि सत्यनिष्ठा, गैर तरफदारिता आदि का प्रशासनिक निर्णय क्रियाकलापों में अनुपालन की प्रेरणा देना। अब कोड ऑफ कंडक्ट से क्या मतलब है, तो लोक सेवाओं में अनुशासन बनाए रखने, कार्यकुशलता बढ़ाने एवं व्यावसायिक मापदंडों की रक्षा हेतु कर्मचारियों के लिए बनाए गए ऐसे नियम जिनका पालन सबके लिए अनिवार्य होता है और इसके उल्लंघन की स्थिति में दंडात्मक कार्यवाही संभव है, जैसे किसी राजनीतिक दल से चंदा नहीं देना। तो ये हो गया कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट।